हाय, आई एम अंकित फ्रॉम शिक्षापीडिया। मैं आपको पहले लेक्चर में पहला चैप्टर आपका स्टार्ट करा चुका हूँ। उसमें कुछ हो गया था मेरा पार्ट, जहाँ तक मैंने स्टोमेटा के बारे में बता दिया था कि स्टोमेटा का जो कार्य होता है वो क्या होता है। आज मैं आपको उससे आगे का जो टॉपिक है वो बताने वाला हूँ। आज मैं पूरी कोशिश करूँगा कि पूरी क्लास हो जाए, ठीक है। देखो, इसके बारे में ये चैप्टर जो है उसमें मैं आपको ये बता चुका था कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। मैं आज फिर से आपको कनेक्ट करता हूँ चीज़ों उसी चैप्टर से, उसी वहाँ से, कि फोटोसिंथेसिस जो होती है वो क्या होती है। तो जो पेड़ पौधों के द्वारा अपना खाना तैयार करने की जो विधि होती है उसी को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये किसकी उपस्थिति में होती है, तो सूर्य की उपस्थिति में होती है। और किसकी मदद से होती है, तो क्लोरोफिल की मदद से होती है। रॉ मटेरियल इसमें क्या क्या होता है, तो मैं बता चुका हूँ कि रॉ मटेरियल इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होता है वो प्लांट किससे प्राप्त करता है, तो जो सॉइल है उससे, या ग्राउंड वाटर जो है रूट के द्वारा वो अपने पास लेता है, जो रूट के द्वारा वो अपने पत्तियों तक पानी को पहुंचाता है। और पत्तियों के द्वारा जो वातावरणीय जो CO2 है उसको स्टोमेटा के जरिए जो प्लांट है वो ग्रहण करता है। और इन दोनों की मदद से, क्लोरोफिल की सहायता से और सनलाइट की उपस्थिति में वह अपना खाना बनाना प्रारंभ कर देता है या अपना खाना बनाता है। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं, फोटोसिंथेसिस। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब देखो, ये भी मैं बता चुका हूँ कि जो स्टोमेटा होता है वो क्या होता है, तो लीफ जो होती है हमारे पेड़ पौधों का, जो पत्ती होती हैं पेड़ पौधों की, उनमें कुछ पोर पाए जाते हैं छोटे से, जो कहाँ पाए जाते हैं, जो पत्ती होती हैं उनके आगे या पीछे, मतलब ऊपर या नीचे, दोनों पत्ती दोनों साइड हो सकती हैं। हाँ, ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ पौधे जो होते हैं उनमें जो संख्या होती है पोरों की वो कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन पोरों जो स्टोमेटा रहते हैं वो आपके दोनों साइड हो सकते हैं, ठीक है। जैसे जो मोनोकोट होते हैं उनमें मोनोकोट जो होते हैं, मोनोकोट का मतलब आप इस क्लास में अगर थोड़ा बहुत आपको मालूम हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ कि जब हम बीज लेते हैं, कोई जैसे पौधा है उसका अगर हमने सीड लिया, अगर उस सीड को हम 2 बराबर भागों में या कोटिलीडन के रूप में अलग अलग कर दें तो 2 कोटिलीडन होंगे, तो डाइकोटिलीडन होगा। और वहीं अगर एक ही उसका कोटिलीडन है, 2 कोटिलीडन नहीं है, तो उसको हम कहते हैं मोनोकोटिलीडन। और हिंदी में उसको हम कहते हैं एक बीज पत्रीय पौधा, मतलब बीज में एक ही पत्र होता है तो उसको एक बीजी पौधा कहते हैं। वहीं 2 पत्रीय पौधा जो 2 बीजी पत्री होता है तो उसमें 2 अलग अलग होते हैं। तो इसी के आधार पर हम देखते हैं कि स्टोमेटा की संख्या हो सकती है पत्तियों में ऊपर की साइड और निचले की साइड जो है अलग अलग हो सकती है, लेकिन हमें इससे कोई यहाँ इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना। हमें तो सिर्फ इतना है कि स्टोमेटा क्या होता है, तो पत्ती का वो पोर होता है जो गैसों का आदान प्रदान, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या करता है, वो हेल्प करता है। उसी पोर को हम क्या कह देते हैं, स्टोमेटा। अब देखो, अगर हम देखें जैसे ये पत्ती है, अगर पत्ती की अगर हम स्लाइड काटें या स्लाइड बनाएं तो हम माइक्रोस्कोप की मदद से इनको देख सकते हैं, ऐसा हमें माइक्रोस्कोप से दिखाई पड़ेगा। वहीं अगर हम और ज़्यादा डीप देखते हैं तो जो पत्ती होती है, पत्ती जैसे ये है, अगर हम पत्ती को यूँ करके काट के ऐसे करके सामने से अगर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो वो ऐसी दिखाई पड़ेगी। वहीं अगर हम ऐसी स्लाइड बना के ऐसे ही देखते हैं तो ये वाला दिखाई पड़ेगा। तो देखिए, इसमें क्या है कि ऊपर जो होता है वैक्स क्यूटिकल लेयर होती है, तो यहाँ पे जो पत्ती होती है उसके ऊपर एक पन्नी नुमा सा संरचना मिल जाएगी तुमको। अगर पन्नी को पत्ती को अगर वो करते हैं तो पत्ती नुमा एक स्ट्रक्चर होती है, पन्नी सी लगती है वो, लेकिन पन्नी नहीं होती, तो उसको हम कहते हैं वैक्स क्यूटिकल। चिकनी होती है और पन्नी युक्त होती है, और यहाँ तक होती है कि वो
जैसे गैसों को रोकने या पानी को रोकने की कोशिश करती है, इसलिए ऊपरी सतह पर मिल जाती है, नीचे सतह पर ये नहीं होती है इतनी मोटी। तो ऊपर ये कैसी होगी, वैक्स क्यूटिकल होगी। तो यहाँ अपर डर्मिस जो होती है वो किससे कवर्ड रहती है, वैक्स क्यूटिकल से। उसके बाद जो नीचे पेलिसेड मीजोफिल सेल्स होती हैं पत्ती की, पहली जो सेल हैं वो किससे बनी है, एपिडर्मिस जो आपकी लेयर है उसकी सेलें होंगी। वहीं दूसरी जो लेयर होगी उसमें कैसी होंगी, पेलिसेड मीजोफिल सेल्स होंगी इनमें। और वहीं पे देखा जाए तो एयर कैविटी मिलेगी, मीजोफिल सेल जो होती हैं उनके यहाँ पे जो पेलिसेड है वहाँ, और एक होती है स्पंजी मीजोफिल सेल। तो इन यहाँ पे देखा जाए तो इनके बीच में कुछ कैविटी सी बन जाती है, इसको एयर स्पेस कह दिया। और ये चारों तरफ से घिर के गार्ड सेल से एक संरचना का निर्माण होता है, उसी को हम क्या कह देते हैं, स्टोमेटा कह देते हैं। ठीक है, देखो क्लोरोफिल यूजेस द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। द फूड प्रिपेयर्ड इज carbohydrate which is then converted into starch during photosynthesis ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। वो बता रहा है कि फोटोसिंथेसिस जो होती है प्रोसेस वो कैसे होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से, रॉ मटेरियल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से हम क्लोरोफिल, पत्ती के अंदर जो क्लोरोफिल होता है उसकी उपस्थिति में और सूर्य की सनलाइट जो होती है उसकी उपस्थिति में, जो पेड़ होता है वो क्या, या पौधा या पेड़ जो होता है वो क्या करता है, अपना खाना तैयार करता है। और खाने के रूप में किसको बनाता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है, और कार्बोहाइड्रेट्स में भी स्टार्च के रूप में। ठीक है, किसके रूप में, स्टार्च के रूप में अपना खाना बनाता है। और ऑक्सीजन को क्या कर देता है, वो रिलीज कर देता है। तो यहाँ पे जो ये प्रोसेस जो दे रखी है ये फोटोसिंथेसिस की है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये क्या है, रॉ मटेरियल हैं। क्या है ये, रॉ मटेरियल हैं। ये दो क्या है, ये दोनों रॉ मटेरियल्स हैं। ये क्या है, इनकी उपस्थिति में और इनकी मदद से। ठीक है, ये क्या है, ये पत्ती में पाया जाने वाला क्या है, क्लोरोफिल या पिगमेंट जिसको कहते हैं। तो ये कैसा है, हरा पिगमेंट जो होता है तो इसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। और यहाँ पे क्या है, सूर्य की जो प्रकाश है या सूर्य की उपस्थिति जो होती है वो क्या व्यक्त करती है कि सनलाइट वहाँ पे होगी, अगर सूर्य है तो वहाँ सनलाइट होगी। और इनकी मदद से, इन दोनों के मेल से या इनकी केमिकल रिएक्शन से हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन वहाँ से रिलीज होती है। तो ये कह सकते हैं हम फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट होते हैं, या इसको अगर हम देखें तो फूड के रूप में इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन जो होती है आपके वातावरण में क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, जिसका यूज हम अपने रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका डायग्राम दे रखा है कि सूर्य की उपस्थिति है और सूर्य से क्या आ रहा है, एनर्जी के रूप में लाइट आ रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन्वायरमेंट में है, वो पत्ती ने स्टोमेटा के जरिए एब्जॉर्ब की होगी। और क्लोरोफिल पत्ती के में उपस्थित होगा, इसकी उपस्थिति हो गई और क्लोरोफिल की हो गई। और जो वाटर होगा वो जमीन से कहाँ पहुँच गया होगा, जैसे इस पत्ती तक पहुँच गया होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिलके क्लोरोफिल और ऑक्सीजन की उपस्थिति, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना खाना बनाने लगते हैं। और खाना बनाते क्या है, बाई प्रोडक्ट होता है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में भी देखा जाए तो क्या होगा, स्टार्च आपका खाना होगा किसी पौधे का। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है इसी को हम क्या कह देते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या कह देते हैं इसको, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आगे देखें। अब देखो सिंथेसाइसिस ऑफ प्रोटीन, पहला आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया,
मैं ये बता चुका हूँ कि खाने के रूप में हम क्या है जनरली क्या चीज़ देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और मिनरल वाटर, ठीक है, और विटामिन्स। यही आपका खाने का अगर देखा जाए तो खाने के ये क्या है कंपोनेंट है। हम खाने के रूप में अगर खाने से हम क्या प्राप्त करते हैं कंपोनेंट के रूप में, तो यही मेन चीज़ें जो हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ कि फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन्स और मिनरल्स, ठीक है। और अब जो वाटर, अब देखिए इसमें दे रखा है कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन का निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है। अगर हम देखें तो मुख्य स्रोत अगर देखें सबसे ज़्यादा अगर हमें देखना मिल जाए तो पेड़ पौधों के रूप में, अगर या पेड़ पौधों से अगर प्राप्त करते हैं तो दालों में सबसे ज़्यादा हमको क्या मिलेगी, प्रोटीन देखने को मिलती है। तो देखिए कि द सॉइल हैज़ सम बैक्टीरिया विच कन्वर्ट नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर इनटू यूजेबल नाइट्रोजन इन द सॉइल। फार्मर्स आल्सो एड फर्टिलाइजर्स containing nitrogen into the soil. Plants absorb this nitrogen from the soil along with water and other constituents to prepare proteins and fats. देखिए इसमें क्या है कि उसने कहा है कि कुछ बैक्टीरिया जो सॉइल में उपस्थित होते हैं, मतलब जो मिट्टी के अंदर कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। वो क्या करते हैं कि जो मिट्टी में अगर नाइट्रोजन है, डिजोल्व है नाइट्रोजन गैस, उसको एब्जॉर्ब करेंगे और जो क्या कहते हैं, हाँ, जो बैक्टीरिया हैं वो क्या करेंगे, उसको एब्जॉर्ब करेंगे। और वो बैक्टीरिया अधिकतर जो तुम्हें मिलेंगे वो लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करने वाले जो प्लांट होते हैं उनकी जड़ों में मिल जाएंगे देखने को। इसका उदाहरण होता है आपका जो राइजोबियम है, ठीक है। राइजोबियम जो होता है बैक्टीरिया वो क्या करता है कि ज़मीन से जो नाइट्रोजन या वातावरण से नाइट्रोजन लेके प्लांट को, या ज़मीन में अगर नाइट्रोजन का रूप मिल जाता है तो उसको एब्जॉर्ब करके, या वातावरण से नाइट्रेट जो होते हैं उनमें से नाइट्रोजन को तोड़कर उस पेड़ को पहुंचाता है। ये कैसा होता है, सिम्बायोटिक रिलेशन होता है उनके बीच में, कि खाना बना के उन बैक्टीरिया को कौन देगा, पेड़ पौधे, जो पौधा होगा या पेड़ होगा वो उसको खाना देगा बैक्टीरिया को बदले में, और बैक्टीरिया क्या करेगा, उसको रॉ मटेरियल के रूप में नाइट्रोजन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। नाइट्रोजन को रॉ मटेरियल के रूप में उस पौधे को बैक्टीरिया प्रोवाइड कराएगा। तो यही चीज़ दे रखी है कि द सॉइल हैज़ सम बैक्टीरिया विच कन्वर्ट्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर इनटू यूजेबल नाइट्रोजन इन द सॉइल। कुछ उपयोगी जो नाइट्रोजन जमीन के अंदर है और जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रेट्स हैं या जो नाइट्रोजन के कंपाउंड हैं उनसे नाइट्रोजन को ग्रहण करके, एब्जॉर्ब करके उस पौधे को देता है कौन, वो बैक्टीरिया। उसके बाद देखा है कि इसमें फार्मर्स आल्सो एडेड फर्टिलाइजर कंटेनिंग नाइट्रोजन इनटू द सॉइल, और यहाँ तक कि जो किसान होते हैं वो भी नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाते हैं फर्टिलाइजर के रूप में। किस लिए मिलाते हैं कि जो बैक्टीरिया है उसको नाइट्रोजन प्राप्त हो सके, या पेड़ जो होते हैं कुछ हद तक अगर डायरेक्ट नाइट्रोजन होती है उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन अलग रूप में है तो नहीं कर पाते हैं, तो उसमें मदद कर देता है उनका बैक्टीरिया। तो जो किसान होता है वो यूरिया वगैरह जो डालता है खेत के अंदर, उसका कारण ही यही होता है कि वो उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है, जिससे क्या है प्रोटीन सिंथेसिस हो सके प्लांट के अंदर। तो देखो फिर है कि प्लांट्स एब्जॉर्ब दिस नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल, उस सॉइल में से जो नाइट्रोजन है उसको प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है अलोंग विद वाटर, पानी के साथ में, एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट टू प्रिपेयर प्रोटीन्स एंड फैट्स, और जो फैट और प्रोटीन के निर्माण के लिए जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, जो भी अवयवी कण होते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है प्लांट के द्वारा। और इसकी जो प्लांट होता है वही क्या करता है, फैट और जो प्रोटीन है और फैट है उसका निर्माण करता है। वो इसमें मदद कौन कर देता है उसकी, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, नाम मैं बता चुका हूँ, राइजोबियम होता है उसमें, और भी बहुत सारे होते हैं। अब देखिए अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये तो हो गया आपका फैट कैसे बनता है। तो पेड़ पौधों में फैट राइजोबैक्टीरियम द्वारा, या कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रोजन का यूज करके क्या करते हैं,
प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अधिकतर अगर हम देखें तो जो फसलें, जो दाल के रूप में फसलें जो उगाई जाती हैं, उनमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। वो पेड़ पौधे प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। कैसे? नाइट्रोजन को प्राप्त करके, नाइट्रोजन से प्राप्त हो क्या करेंगे वो, क्योंकि नाइट्रोजन में अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन ही ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोटीन होती है उसका मुख्य अगर एलिमेंट देखा जाए तो उसमें नाइट्रोजन होता है। ठीक है, अब देखिए कि अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कुछ और भी, ये तो हो गया फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ठीक है, और प्रोटीन सिंथेसिस और फैट का सिंथेसिस जो होगा। तो इन तीनों का निर्माण के बाद अगर हम देखें कि कुछ और भी तरीके होते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं अपना खाना प्राप्त करने के लिए या अपने खाने को प्राप्त करने के लिए। अब खाने के जरूरी नहीं है उसको सिर्फ ऊर्जा के रूप में ही यूज करें, हो सकता है कि कुछ मिनरल जो है उस प्लांट के अंदर कम है, तो वो उन प्लांट जिनके अंदर कुछ मिनरल्स की कमी है, तो हो सकता है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा या वाटर एब्जॉर्प्शन के द्वारा उसमें मिनरल नहीं पहुंच रहे हों। तो और भी कुछ तरीके होते हैं जिनकी मदद से क्या करता है वो उन चीज़ों को या जिस भाग खाने के जिस कंपोनेंट की उसको ज़रूरत है उसको वो प्राप्त करता है। जैसे इसमें देखो कि पहला दे रखा है मोड जो है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसका मतलब है कि न्यूट्रिशन जो होता है प्लांट में दूसरे किस तरीके के द्वारा पहुंच सकता है। पहला उदाहरण इसमें दे रखा है पैरासिटिक प्लांट्स। कुछ पैरासिटिक प्लांट होते हैं जो क्या करते हैं, पैरासिटिक का मतलब ये होता है कि एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर हो, जो निर्भर है वो उस जीव का क्या है, पैरासाइट है। जिस तरीके से हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह अगर हम देखें तो पहले टाइम में जुएं हुआ करते थे लोगों के सिर में, तो वो क्या थे, पैरासाइट हुआ करते थे। वो क्या है, पैरासाइट का ही एक रूप हुआ करते थे। ऐसे ही आज भी अगर देखते हो तो कुछ जानवर होते हैं जैसे गाय है, भैंस है या कुत्ते वगैरह हैं, उनके एक नाम होता है पीसू करके कह दो उसको, या फिर हम कहते हैं उसको किलनी, ठीक है, कलीने कहते हैं उसको, कलीने। तो कलीने जो होते हैं वो भी क्या है, एक तरह से पैरासाइट होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से पेड़ पौधों में भी कुछ पैरासाइट होते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा प्रख्यात जो उदाहरण है वो है अमरबेल से, जिसको इंग्लिश में हम कसकोटा कहते हैं। तो जो अमरबेल होती है वो क्या करती है कि जिस पौधे पर वो रहती है उस पौधे के द्वारा प्रोटीन, वो क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस जब होता है तो उसके जो वस्कुलर बंडल होते हैं या जिसको जाइलम फिलोएम हम कहते हैं, उसके अंदर अपने शक्कर को इंजेक्ट करा के उससे खाना उसको चुरा लेती है। उसका किसी पेड़ का उस जो बना हुआ खाना है उसको वो स्वयं ग्रहण कर लेती है। तो ये क्या है, उस पेड़ पर, जिस पेड़ पर अमरबेल पनप रही है उस पेड़ के लिए अमरबेल जो है वो क्या है, पैरासाइटिक, क्या है, पैरासाइट। तो ये जो मोड होगा वो कैसा कहलाएगा, पैरासिटिक होगा। तो देखो पैरासिटिक प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, पैरासिटिक प्लांट्स आर प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। वजह क्या है इसकी कि उनके पास क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। एंड कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड, वो अपने लिए स्वयं के लिए खाना नहीं बना सकते या तैयार नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल उपस्थित नहीं है या उनमें नहीं पाया जाता है। तो दे गेट देयर फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स कॉल्ड होस्ट, अमरबेल या कसकुटा। इसमें अमरबेल और कसकुटा का ही उदाहरण दे रखा है। तो वो क्या करते हैं कि दूसरे प्लांट से अपना, या होस्ट जिस प्लांट पर रहते हैं उस प्लांट को हम होस्ट कहते हैं, और जो रहता है जो होस्ट प्लांट पे जो भी जीव है खाने को चुरा रहा है वो जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका पैरासाइट। ठीक है, तो पैरासाइट के रूप में किसी भी वृक्ष के ऊपर कसकुटा जो है रहती है और अपना भोजन जो है पैरासिटिक मोड के द्वारा उससे छीनती रहती है, खाने को, बना हुआ खाना उससे छीनती रहती है। जैसे किसी पेड़ को, जैसे मान के चलो उसकी नीड जो है, जैसे 10 किलो कार्बोहाइड्रेट के रूप में उसने बनाया और वो उतना कंज्यूम कर लेती है, लेकिन हमने क्या किया, उसके ऊपर कसकुटा फेंक दी।
तो अमरबेल उसके ऊपर जब पनप गई तो अमरबेल भी यूज करती है एनर्जी के रूप में, उसे भी एनर्जी चाहिए, लेकिन वो खाना अपना बना नहीं सकती। तो क्या करती है, जो 10 किलो कार्बोहाइड्रेट बना रहा है उससे उसका खाना चुराना स्टार्ट कर देगी, जिससे क्या होगा, वो खुद तो स्वयं तो क्या करेगी, खाना चुरा चुरा के खुद तो पनपने लगेगी, लेकिन जैसे जैसे वो फैलती जाएगी उस पेड़ को क्या करती जाएगी, उस पेड़ का जो खाना है अपने हिस्से में खाती जाएगी। तो दूसरा जो पेड़ है उसकी ग्रोथ रुक जाएगी पहले, और ग्रोथ रुकते रुकते ऐसा होता है, यहाँ तक आ जाता है कि वो इतनी फैल जाती है या विकसित हो जाती है कि जिस पेड़ पे रहती है उस पेड़ को डिस्ट्रॉय कर देती है, मतलब ख़त्म भी कर देती है। यहाँ तक जो इसका परिणाम यहाँ तक हो जाता है कि वो पेड़ ही खत्म हो जाता है जिस पे कसकुटा विकसित हो जाती है। तो देखिए ये उदाहरण आपको दे रखे हैं, ये है आपकी अमरपेल, आपने ये देखा भी होगा अमरपेल का, अगर देखा हो, ये देखो किस तरीके से इस पूरे पेड़ पे ये खुद ग्रोथ कर गई है, पूर्ण रूप से विकसित हो गई है। यहाँ स्टार्टिंग है, यहाँ पे भी स्टार्टिंग है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा। तो इस पेड़ का पूरा खाना कौन छीन लेगा, ये कसकुटा चुरा लेगी। तो ये जो कसकुटा है इस पेड़ पर, जिस पेड़ पर भी रह रही है उस पेड़ के लिए क्या है, पैरासाइट है। और ये जो कसकुटा का खाना खाने का तरीका है या प्राप्त करने का जो तरीका है वो क्या है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। देखिए आगे, और अगला है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का मतलब होता है कि वे पौधे जो नाइट्रोजन की कमी के कारण इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने लगते हैं या इंसेक्ट को ट्रैप करके उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं और उनसे जो नाइट्रोजन होती है उसको प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनका जो बाहरी स्केलेटन होता है वो किसका बना होता है, नाग, मतलब नाइट्रोजन युक्त, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन मिलती है। तो वो क्या करता है कि उन जीवों को या जो क्या कहते हैं कीड़े मकोड़े हैं उसको क्या करता है, अपनी पत्तियों के अंदर या कोई कैविटी होगी उसके अंदर उसको क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेगा या उसके अंदर उसको मार देता है। और अंदर ही उस कैविटी के अंदर या उन पत्तियों के अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस होता है जो उसको डाइजेस्ट करके उससे नाइट्रोजन को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इंसेक्ट के द्वारा कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं, मतलब इंसेक्ट को खाते हैं। खाते तो है नहीं कि मुंह तो नहीं है, लेकिन वो उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। तो इंसेक्ट को डाइजेस्ट करके अपने पोषण को प्राप्त करने की जो विधि होती है उसको हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। उन प्लांटों को हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होगा वो कैसा होगा, इंसेक्टिवोरस। अब देखिए, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर प्लांट्स विच फीड ऑन इंसेक्ट, जो इंसेक्ट को खाते हैं या इंसेक्ट को इसमें डाइजेस्ट करते हैं या इंसेक्ट को जो खाते हैं पौधे, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम इंसेक्टिवोरस। एग्जाम्पल है इसका पिचर प्लांट। पिचर प्लांट कौन सा होता है, तो देखिए पिचर प्लांट की ये तस्वीर आपको दे रखी है कि पिचर प्लांट में एक घड़ेनुमा फूल, जो फूल के तरह एक घड़ेनुमा एक संरचना होती है, उससे आकर्षित होकर जो, क्योंकि जो आपका फूल होता है उसके प्रति जो इंसेक्ट होते हैं वो आकर्षित होंगे। तो इसका जो पिचर है वो क्या करता है, इंसेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जैसे ही इसके ऊपर आता है और इसके अंदर जैसे ही वो जाता है तो इसके ऊपर एक कप, वो मतलब प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है जो क्या कर देती है, इसको बंद कर देती है। और बंद अंदर ही अंदर क्या होता है, जैसे ये इसमें देखने को मिल जाएगा कि ये इंसेक्ट डले हुए हैं इस पाउच में जो घड़ेनुमा है, ठीक है। तो इंसेक्ट इसमें क्या कर जाते हैं, ये ऊपर से बंद हो जाता है और इसी में इनकी मौत हो जाती है इंसेक्ट की। और मरने के बाद इसी को क्या करते हैं, इसमें से डाइजेस्टिव जूस निकलेगा और इसको क्या कर जाएगा, डाइजेस्ट कर देगा। और इसके जो कंपोनेंट होंगे जैसे नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन को यूज कर लेगा। देखिएगा, द लीफ ऑफ द पिचर प्लांट्स इज मॉडिफाइड इनटू ए पिचर। तो इसमें जो, हालांकि ये क्या होती है, पत्तियां होती हैं, लेकिन फ्लावर के तरह रंगीन होती हैं, जिससे क्या है, जो इंसेक्ट होता है वो अट्रैक्ट होता है। तो लीफ ऑफ द पिचर प्लांट,
जो पिचर प्लांट की कुछ पत्तियां होती हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं, किसमें, घड़े की नुमा संरचना में। द एंड ऑफ द पिचर हैज़ ए लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज। जो इसको मैं कह रहा हूँ, इसका ढक्कन जो होता है, ढक्कन नुमा या प्लेट नुमा स्ट्रक्चर होती है, वो बंद और खुल दोनों तरीके से हो सकती है, खुल भी सकती है और बंद भी हो सकती है। व्हेन एन इंसेक्ट इंटर्स द पिचर, जब इस पिचर में जैसे ही कोई इंसेक्ट इंटर करता है या प्रवेश करता है या आता है, द इंसेक्ट व्हेन इंटर से पिचर द लिड क्लोजेस, तो जो ढक्कन होता है उस पिचर प्लांट का वो क्या कर जाता है, बंद हो जाता है। और इस तरीके से द इंसेक्ट इन देन डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव जूस इनसाइड द पिचर्स। और इस तरीके से क्या है, जैसे ये बंद होगा, क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव जो जूस होता है उससे वो जो प्लांट होगा वो क्या कर जाएगा, इंसेक्ट जो होगा वो क्या कर जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। और डाइजेस्ट होने के बाद उससे जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को उस पौधे के द्वारा प्राप्त कर लिया जाएगा। तो ऐसे इस घटना को या इस तरीके के जो पेड़ पौधे होते हैं उनको हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। और मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन होगा वो क्या है, इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन मोड हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे देखो, अगला है सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स का मतलब होता है जो सेप्रोफाइट्स होते हैं या सेप्रोफिटिक जो एनिमल होते हैं या ऑर्गेनिज्म होते हैं, सॉरी एनिमल नहीं, ऑर्गेनिज्म, जो सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर ये विशेषता होती है कि वो क्या करते हैं, जैसे कोई चीज़ ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल जो मरा हुआ है या सड़ा हुआ है, उसके ऊपर फंगस जो ग्रोथ कर जाती है, तो फंगस क्या करती है, फंगस जो खाने का मोड होता है वो कैसा होता है, सेप्रोफिटिक होता है, उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, सेप्रोफिटिक। तो ऐसे जीव जो सड़ी हुई या गली हुई चीज़ों पे विकसित होते हैं या पनप जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं जो विधि है न्यूट्रिशन की वो सेप्रोफाइट्स कहलाती है, सेप्रोफाइट्स। और वहीं जो जीव होते हैं वो कहलाएंगे सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म या सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म, सॉरी। अब उसके बाद है, देखो इसको सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स क्या है, सेप्रोट्रॉप्स आर प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड। आप देखो, आप जो छोटी क्लास है उसके आधार पे ये दे रखा है कि जो सेप्रोफाइट्स होते हैं वो प्लांट होते हैं, लेकिन वास्तविकता में ये प्लांट नहीं होते हैं। वास्तविकता में ये, आप जब हायर क्लास में जाते हो तो जीव जो हैं वो अलग अलग बांटे गए हैं, अलग अलग जो उनके किंगडम दे रखे हैं, तो उनमें अलग अलग बांटा गया है। तो यहाँ पे जो सेप्रोफाइट्स होते हैं वो होते हैं मुख्यतः फंगस। आप ये समझ लो कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल है नहीं। अब क्लोरोफिल है नहीं, और दूसरी चीज़ उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती किसी चीज़ को कैप्चर करें और खा लें। जैसे किसी जानवर के अंदर या एनिमल जो किंगडम है उसके, एनिमल जो होता है उसके अंदर ये क्षमता होती है कि अपने से जो छोटा है, रिसेसिव जो है, उसको क्या कर जाए, फीड कर जाए, उसको मार के खा जाए। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये मोशन नहीं कर सकते। तो इनमें क्या होता है कि जैसे कोई सड़ी हुई चीज़ है या गली हुई चीज़ है या वेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल कहीं पड़ा हुआ है, तो उस पर क्या कर जाती हैं, ये ग्रोथ कर जाती हैं। तो इसको हम अगर हिंदी में देखें तो इसको फफूंद कहते हैं। अगर उदाहरण देखा जाए तो फफूंदी जिसको कहते हैं गांव में, फफूंदी या फफूंद, तो वही है फंगस। और वो उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, सेप्रोट्रॉप्स। कैसा होता है, सेप्रोट्रॉप्स। और वो कहलाता क्या है, सेप्रोफाइट्स। वो कहलाते क्या है, सेप्रोफाइट्स। अब देखिए, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए ये अपना खाना स्वयं तैयार नहीं कर सकते हैं। दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। मतलब ये अपना जो खाना है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, या तो मरी हुई चीज़ों से या फिर सड़ी गली हुई चीज़ों से या ऑर्गेनिक मैटर उससे। एग्जाम्पल है इसका मशरूम। मशरूम माने क्या होता है, आपने बहुत देखा होगा। मशरूम किसको कहते हैं, कुकरमुत्ता जिसको कहते हैं हिंदी में। तो कुकरमुत्ता क्या है, एक सेप्रोफाइट्स है। ठीक है, क्या है, सेप्रोफाइट्स या सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म है। तो ये है आपका, अगर देखा जाए तो
ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है ये किसका है, मशरूम का। ठीक है, ब्रेड मोल्ड, जो अगर आपने देखा होगा कि आपकी जो ब्रेड होती है, जो मार्केट में ब्रेड आता है, आप उसको नमी युक्त जगह पर अगर उसको छोड़ दो, या हम अपनी रोटी को भी अगर नमी युक्त जगह छोड़ देते हैं तो कभी देखा होगा उस पर हरी हरी सी फंगस आ जाती है या फफूंदी सी आ जाती है उस पर, तो वो क्या होता है, उसको हम कहते हैं ब्रेड मोल्ड्स। क्या कहते हैं उसको, ब्रेड मोल्ड्स। इसमें दो ही एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके। देखो अगर माइक्रोस्कोप पे देखते हैं तो वो तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, दे प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू ए सॉल्यूशन एंड देन एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉल्यूशन। ये करते क्या हैं, इनके अंदर डाइजेस्टिव जूस होता है, जैसे किसी डिकेइंग या ऑर्गेनिक मैटर पे ये डेवलप होते हैं या ग्रोथ करने लगते हैं, तो अपने अंदर से ये डाइजेस्टिव जूस को निकालते हैं। जैसे ये कोई ऑर्गेनिक मैटर है, इस पे इन्होंने निकाला और एक सॉल्यूशन बना लिया। उस सॉल्यूशन में से जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको किस में चेंज कर लेते हैं, ये सिंपल में। सिंपल में चेंज कर देता है कौन, डाइजेस्टिव जूस। और जब सिंपल हो जाता है तो सिंपल को ये क्या करते हैं, उस जो सॉल्यूशन होता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी बॉडी के द्वारा। उससे क्या होता है, उससे इनको एनर्जी या खाने प्राप्त होता है, ऊर्जा मिल जाती है, तो इसका मतलब उन्होंने खाना प्राप्त कर लिया उससे। तो ये प्रोसेस होता है किसका, सेप्रोट्रॉप्स का। और इन एनिमल्स को क्या कहते हैं हम, सेप्रोफाइट्स। अगला देखिए, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है, मैं आपको पहले ही इसी वीडियो में आपको पहले बता चुका हूँ। सिम्बायोटिक रिलेशन वो होता है जिसमें क्या होता है, दो जीवों के बीच में कनेक्शन होगा। उन दो जीवों के बीच में कनेक्शन होगा, उसमें क्या होगा, एक जीव दूसरे जीव की पूर्ति करेगा, एक दूसरे की मदद करते हैं, और इसी को हम सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि जो पल्स होती हैं, जो दालें होती हैं, दाल के जो दालों की फैमिली में जो मेंबर होते हैं उनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया रहता है। वो बैक्टीरिया रहता है, वो क्या करता है कि जो एनवायरनमेंट है वहाँ से नाइट्रोजन को और जो ज़मीन है उसमें नाइट्रोजन को एब्जॉर्व करता है। डायरेक्ट जो रूट होती है वो नहीं कर पाती हैं उसको, तो उसके कारण उसमें उन जड़ों में क्या रहने लगता है, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया रहने लगता है। वो बैक्टीरिया क्या करता है कि जो प्लांट उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्व नहीं कर पा रहा था इजीली, उसको वो जो बैक्टीरिया होता है वो एब्जॉर्व करवा देता है। ठीक है, एब्जॉर्व करवा देगा तो यहाँ पे क्या है कि जो जहाँ उसको क्या बनाना है, अब पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या बनाएंगे, तुम्हारे प्रोटीन बनाएंगे। प्रोटीन नहीं बना पा रहे तो जाहिर सी बात है वो पनप नहीं पाएंगे, ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पे जब ग्रोथ चाहिए तो उनने क्या है, प्रोटीन बनानी है। अब प्रोटीन बनाने में जो राइजोबियम होता है वो मदद करता है। तो राइजोबियम ने क्या किया, वहाँ से नाइट्रोजन को एनवायरनमेंट और सॉइल से एब्जॉर्ब किया और उस नाइट्रोजन को किसको दे दिया, पौधे को दे दिया। और पौधे ने क्या किया, वहीं पे प्रोटीन बनाया और फोटोसिंथेसिस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनाया। अब हर किसी को खाने की नीड है, मुख्यतः अगर देखें तो हम कार्बोहाइड्रेट ही मुख्य कंपोनेंट होता है खाने के रूप में देखा जाए तो, बदलना सब कुछ ग्लूकोज में ही होता है। तो वहाँ से क्या होता है कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया था वो अपना खाना तो बना नहीं पा रहा, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसने मदद कर दी उसको नाइट्रोजन देके। तो बदले में जो पौधा होता है वो जड़ तक अपना जो खाना बनाया है उसने फोटोसिंथेसिस के द्वारा उसको जड़ तक पहुंचाएगा, और जड़ तक पहुंचाएगा, जड़ में कौन उपस्थित होगा, बैक्टीरिया। तो वो बैक्टीरिया को भी खाना कौन पहुंचाएगा, पेड़ पहुंचाएगा बना हुआ। तो बदले में जो बैक्टीरिया होता है वो क्या प्राप्त करता है, उससे खाना पौधे से। तो खाना कौन बना के दे रहा है, बैक्टीरिया को, पौधा। और प्रोटीन संश्लेषण में या प्रोटीन जो है सिंथेसिस में जो पहला फैक्टर है कि नाइट्रोजन ही नहीं होगी तो प्रोटीन
नहीं बनेगी। तो नाइट्रोजन या प्रोटीन संश्लेषण में कौन मदद करता है? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया मदद कर रहा है प्रोटीन संश्लेषण में, और बदले में क्या मिल रहा है उसको? खाना। तो उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बैठ गया, एक कनेक्शन निर्माण हो गया। उसी कनेक्शन को हम क्या कह देते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशन। उसी कनेक्शन को या उसी संबंध को हम क्या कह देते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशन। देखिएगा इसमें कि सम प्लांट्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ पौधे या कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जिसमें या तो अपना स्थान, जो रहने का स्थान है, आवास जिसको कहते हैं, उसको शेयर करेंगे दूसरे जीव के साथ, या अपना खाना शेयर करेंगे। आगे देखिए एग्जाम्पल है इसमें दे रखा है लाइकेंस। लाइकेंस, इन लाइकेंस एन एल्गा एंड ए फंगस लाइव टुगेदर। जो लाइकेंस होता है, लाइकेन एक जीव है जो दो जीवों के मिश्रण से बना होता है, या दो जीवों के रिलेशनशिप से बना होता है, जिसमें एक पार्ट जो होता है वो एल्गी होता है और दूसरा पार्ट होता है उसमें फंगस। ठीक है, एक पार्ट होता है एल्गल और दूसरा पार्ट होता है उसमें फंगस, लाइकेन के अंदर। तो जो एल्गल पार्ट होता है वो क्या करता है? प्रोटीन, उसमें वो जो होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है। जो एल्गी पार्ट होता है या एल्गा जो पार्ट है वो क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण करता है, मतलब फोटोसिंथेसिस करता है, जिसके द्वारा वो क्या करता है? खाने को बनाता है। और वहीं जो तुम्हारे पास फंगस पार्ट है वो क्या करता है कि इसके एल्गी के पास इतना जो रूट होती हैं वो वेल डेवलप्ड नहीं होती। इसके कारण क्या होता है कि जो फंगस पार्ट होता है वो मिनरल और वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। तो उससे क्या है? एल्गी, जब पानी नहीं होगा या मिनरल नहीं होगा तो खाना कैसे बनाएगा? तो उसमें से पानी और मिनरल का एब्जॉर्प्शन कौन करता है? जो फंगस पार्ट होता है। और क्लोरोफिल उपस्थित होने के कारण खाना कौन बना देता है? एल्गल पार्ट होता है जो लाइकेन के अंदर। तो इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बैठ जाता है, एल्गा और फंगस के बीच में। इन दोनों के कनेक्शन जो होता है वो कैसा कनेक्शन है? सिम्बायोटिक है। तो ये खाना बनाने की जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ही अंतर्गत है। तो यहाँ पे क्या है? फंगस और एल्गी एक दूसरे की मदद से अपना जीवन व्यापन करते हैं। तो इस रिलेशन को हम किस में रखते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशन में। देखिएगा, द एल्गा प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस विच इट प्रिपेयर्ड बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये मैं बता चुका हूं पहले ही। अगला है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। इसमें दे रखा है कि हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। हम जो अपना न्यूट्रिएंट्स है उसको सॉइल से कैसे तरीके से प्राप्त करते हैं या किस तरीके से बनाते हैं। तो इसमें देखिएगा, plants absorb nutrients from the soil, so the nutrients in the soil decreases. So farmers add manures and fertilizer to the soil to increase the nutrients in the soil. अब देखो इसमें क्या है कि हम लोग सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को किस तरीके से बनाते हैं या उसकी पूर्ति कैसे करते हैं। जैसे मान के चलो हमने किसी खेत के अंदर क्रॉप को बोआ, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उनको एब्जॉर्ब किसने कर लिया? प्लांट ने। अब प्लांट ने कर लिया और उस प्लांट के द्वारा जो हमें अनाज प्राप्त हुआ या जो फसल प्राप्त हुई उसको हम ले आए अपने घर पे। तो उस न्यूट्रिएंट्स को हमने कहाँ? उस खेत से उठा के कहाँ रख दिया? अपने घर पे ले आए। तो वहाँ उस खेत के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी हो गई, या जो भी पोषक तत्व होंगे या जो भी तत्व होंगे उसके अंदर वो कैसे हो गए? कम। अब अगली फसल जो होगी उसमें वो निर्माण कम हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे कमी है उस चीज़ की। तो जब कमी है तो कम हो रहेगा। तो हम क्या करते हैं, इसी वजह से जो किसान वगैरह जो होते हैं हर फसल में क्या करते हैं? कुछ चीज़ों को ऐड करते हैं। जैसे या तो ऑर्गेनिक मैटर में तो मैन्यूर यूज करेंगे, और वहीं अगर जैसे कोई इनऑर्गेनिक और जो कम है एलिमेंट, इनऑर्गेनिक एलिमेंट कम है तो हम फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। तो इसीलिए इसमें दे रखा है, पहली जो लाइन है कि प्लांट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो जो पौधे होते हैं वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे। सो द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल डिक्रीजेस। इस तरीके से जो न्यूट्रिएंट्स है सॉइल का वो कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा।
इसलिए सो फार्मर्स एंड एड मैन्यूअर्स एंड फर्टिलाइज टू द सॉइल टू इंक्रीज द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। इसीलिए जो किसान होते हैं वो मैन्यूअर और फर्टिलाइजर को सॉइल के अंदर डिसॉल्व करते हैं या ऐड करते हैं, और जिससे क्या होता है उनकी जो न्यूट्रिएंट जो कमी हुई थी वो कैसी हो जाती है, भरपाई उसकी हो जाती है। अब अगली फसल हमें चाहिए तो हमें उसमें भरपूर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा वो पौधा, और फिर से हमें लिए खाना वो बना के तैयार कर देगा। आगे देखिए, द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम विच लिव्स इन द रूट ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स लाइक ग्राम्स, पीस, बीन्स etc converts nitrogen from the air into the soluble form in the soil and makes the soil rich in the nitrogen. In return the plant provides food and shelter to the bacteria, so they have a symbiotic relationship. ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो किस तरीके से किसी प्लांट के अंदर अपना रिलेशन बनाता है, जो कैसा होता है, सिम्बायोटिक होता है। अब देखिए ये चीज़ें हैं जैसे किसी पार्ट में एक्टिविटी वगैरह दे रखी होती हैं उनके बारे में है। जैसे इसमें एक्टिविटी देखी रखी है कि हम किस तरीके से ये साबित कर सकते हैं कि जो खाना है, जो मतलब पेड़ पौधे जो है फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, उसमें ये बात हम कैसे कह देंगे कि सनलाइट की जरूर होना, उपस्थिति होना अनिवार्य है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ एक्टिविटी दे रखी है। जैसे पहला है, टेक 2 potted plant of the same kind, keep one in sunlight and other in a dark room for 2-3 days, then taken a leaf from both the plants and test for starch. वो कह रहा है कि 2 पौधों को लो जो कि कैसे हों, प्लॉटेड हो, मतलब इतने हों कि उनमें पत्तियां हों हरी हरी। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि बड़ा कोई पौधा होगा उसको उखाड़ के लेके आए फिर यहाँ रख दिया, एक बाहर रख दिया। छोटा सा प्लांट मतलब पौधा लिया जो गमले में हो जाए आसानी से। तो गमले का जो 2 पौधे लिए, एक को हमने डार्क साइड में रखा मतलब अंधेरे में रख दिया, और एक को सनलाइट के उपस्थिति में रख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, 2-3 दिन तक उन्हें रखा रहने दिया, और फिर क्या किया, दोनों में से एक एक पत्ती वहाँ से लेके आए, और उससे में चेक किया कि उसमें स्टार्च है या स्टार्च जो है उसकी मात्रा किस में ज़्यादा है और किस में कम है। तो स्टार्च को हम चेक करेंगे। तो देखिए आगे क्या करते हैं, पुट द लीव्स इन ए टेस्ट ट्यूब, उनको टेस्ट ट्यूब में लिए, पोर सम स्पिरिट इन इट एंड पुट द टेस्ट ट्यूब इन ए बीकर कंटेनिंग वाटर, बॉयल द वाटर टिल एट द ग्रीन कलर इन द लीव्स कम्स आउट इनटू द स्पिरिट। जो पत्तियां हैं उनको हम क्या करें, 2 टेस्ट ट्यूब में लें अलग अलग, और उसको जार में रख के उसको उबालना स्टार्ट कर दें। उबालना स्टार्ट तब तक करें जब तक उनका जो हरापन है उसमें से वो ख़त्म ना हो जाए। देन टेक द लीव्स एंड वॉश इट इन वाटर, उन्हें लें और उसको फिर जो पत्ती उबाली हैं हमने तब तक उबाली हैं जब तक वो हरी, उनका जो कलर हरा है वो ख़त्म ना हो जाए, अब उसका जो कलर है हरा हट ना जाए, और उनको निकाला और उनको धो लिया पानी से। पुट द लीव्स ऑन ए डिश एंड पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट, उन दोनों पत्तियों को क्या किया हमने एक डिश पे रखा और उनके ऊपर आयोडीन का सॉल्यूशन मिला दिया। द लीव ऑफ द प्लांट केप्ट इन सनलाइट टर्न्स ब्लू ब्लैक, जो पत्ती हमने सन की उपस्थिति में रखी थी उसको जैसे ही हमने उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन जैसे ही मिलाया तो हम देखेंगे कि वो क्या करेगी, ब्लू ब्लैक हो जाएगी, मतलब काली नीली सी उसका कलर चेंज हो जाएगा। द लीव ऑफ द प्लांट केप्ट इन द डार्क डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक, और जो हमने अंधेरे में रखी थी, जो पौधा अंधेरे में रखा था, उसका कलर जो होगा वो ब्लू ब्लैक चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें स्टार्च की जो है, क्योंकि वो अंधेरे में है तो फोटोसिंथेसिस उसमें नहीं हुआ है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है तो उसमें स्टार्च की कमी है उस पत्ती में। और जो सनलाइट में हमने रखा है, सनलाइट में रखने के कारण उसमें क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती रही, जिससे क्या है कार्बोहाइड्रेट बनता रहा, और कार्बोहाइड्रेट के में अगर कार्बोहाइड्रेट में देखा जाए तो स्टार्च बनता रहा उसमें।
तो उसमें जो सनलाइट की उपस्थिति में रखी हुई है हमारे पास जो पौधा था, उसकी पत्तियों में स्टार्च की मात्रा ज़्यादा है। तो जैसे ही हम सोडियम के घोल में उसको रखेंगे या सोडियम का घोल उसके ऊपर डालेंगे, तो उसका जो कलर होगा पत्ती का वो तुरंत चेंज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ब्लू ब्लैक। वहीं जो दूसरा होगा उसमें स्टार्च कमी है, उसमें स्टार्च बहुत कम होगा, तो वो ब्लू ब्लैक इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। थोड़ा बहुत हो जाए ये बात अलग है, क्योंकि पत्ती का पूरा स्टार्च खत्म नहीं हुआ होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन ये उबाल के तो हमने पूरा ही खत्म कर दिया होगा, तो वो चेंज नहीं होगी। तो देखो इसमें क्या है, दिस शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस जब सनलाइट थी उसी में फोटोसिंथेसिस हुआ है, जो अंधेरे में रखा हुआ था उसमें फोटोसिंथेसिस रुक गया है, ठीक है। अगला देखिए एक्टिविटी देखने के लिए, टू एब्जॉर्ब द फंगस ब्रेड मोल्ड इन ब्रेड। अगर हमें यहाँ फंगस देखना है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप क्या कीजिए, जो ब्रेड आता है, डबल रोटी आती हैं, बेकरी जिसको कहते हैं, वो लीजिए आप, नमी युक्त जगह में रख दीजिए उसको, उसके ऊपर 1 या 2 दिन लगेगा, तब तक उस पर क्या हो जाएगा, या तो उस पर हरी हरी सी एक फफूंदी सी आ जाएगी, फंगस आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ब्रेड मोल्ड को हम आसानी से देख सकते हैं। देखिए, टेक ए पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट विद वाटर, लीव इट इन ए वार्म प्लेस फॉर 2-3 days टिल फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन देम, एब्जर्व द पैचेस अंडर ए मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप, कॉटन लाइक थ्रेड्स आर सीन ऑन द ब्रेड। अगर हम उस जो आपने ब्रेड का टुकड़ा लिया या रोटी ली, 2-3 दिन के लिए नमी युक्त जगह छोड़ दी और थोड़ा सा उसका टेम्परेचर गर्माहट जगह होगी जहाँ क्या है फंगस आराम से ग्रोथ कर सके, तो जैसे ही हम उसको देखेंगे तो उसके ऊपर एक फफूंदी वो आ जाएगी, जो कैसी होगी, फसफसी। अगर हम उससे हाथ लगाते हैं तो वो क्या करेगी, स्पंज सी लगेगी, इसमें मतलब दब जाएगी वो। अगर हम उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये लगेगा कि ये रुई के तरह, इसमें क्या है, धागे इसमें रुई की तरह निकले हुए हैं, ठीक है। ब्रेड मोल्ट इज ए सेप्रोट्रॉप्स गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। आपकी ये क्लास हो गई पूरा। जो अगर इसमें अगर आपको कोई संदेह होता है या कोई डाउट होता है, आपको क्लास में कोई चीज़ है कि कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, तो आप कमेंट करें हमारे चैनल पे, जो भी जो है शिक्षापीडिया, उस पर कमेंट करें। और अगर आप संतुष्ट हैं हमारे चैनल से तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें। आज के लिए इतना ही, आज क्लास यहीं विराम होती है। धन्यवाद।